नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 60 मिनट 60 खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। देश में कोरोना टीकाकरण का 24वां दिन है और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार सोमवार शाम 6 बजे तक 60,35,660 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इनमें से कुल 54,12,270 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। वहीं 2 फरवरी से स्वास्थ्य मंत्रालय ने फ्रंटलाइन कर्मचारियों को भी वैक्सीन लगाने की शुरुआत की है और इनकी संख्या 6,23,390 है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनोहर अगनानी ने जानकारी देते हुए बताया है कि टीका लगने के बाद अब तक 23 लोगों की मौत हुई है, लेकिन इन मौतों का प्रमुख कारण वैक्सीन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि अब तक किसी भी तरह की गंभीर प्रतिकूल घटनाओं की कोई खबर नहीं है। उन्होंने ये बताया है कि इन मौतों में 9 की मौत अस्पताल में हुई और 14 की मौत अस्पताल के बाहर हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह कहा है कि सबसे तेज कोरोना टीका लगाने के मामले में भारत पूरे विश्व में अब नंबर 1 बना हुआ है। भारत ने ये उपलब्धि महज 24 दिनों में हासिल की है और वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका को कुल 26 दिन लगे, जबकि ब्रिटेन ने इसे 46 दिनों में हासिल किया। उत्तर प्रदेश के प्रधान सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर के जानकारी दी है। 24 घंटों में संक्रमण के 70 नए मामले सामने आए हैं। ये लगभग 8 महीने के बाद है कि केसेस की संख्या 100 से भी कम हो गई है। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की संख्या 3,442 रह गई है, जिनमें से 978 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में हैं, अर्थात घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, और 336 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी संक्रमित व्यक्ति राजकीय व्यवस्था में, जो अब L1, L2 और L3 लेवल के अस्पताल रह गए हैं, इनमें निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। इस समय अब L1 और कोविड केयर सेंटर के जो लेवल के अस्पताल थे उनको समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि संख्या प्रदेश में बहुत कम रह गई है। लेकिन L2 और L3 लेवल के अस्पताल पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और हर जनपद में कम से कम एक L2 या L3 लेवल का अस्पताल जरूर रखा गया है, जहां पर अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो वो अपना निःशुल्क इलाज करवा सकता है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक जो लोग डिस्चार्ज हुए हैं, संक्रमण मुक्त हुए हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,89,322 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,691 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,02,874 सैंपल की जांच की गई। कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने बिहार के पटना में प्रेस वार्ता की और इस दौरान तारिक अनवर ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार किसानों से उनके अधिकार छीन रही है। प्रधानमंत्री जी ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि जो ये काले कानून बनाए गए, कहा तो ये गया कि ये किसानों के शक्तिकरण के लिए बनाया गया, लेकिन हकीकत में देश के जो उद्योगपति हैं, कॉरपोरेट हाउस है, उनके शक्तिकरण की योजना है। और इसीलिए जब आप उस पूरे कानून को देखेंगे सरसरी तौर पर, तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि किसानों को अधिकार देने के बजाय उनसे अधिकार छीनने की कोशिश की गई है इस कानून के द्वारा। उनको कहा गया है कि वो अदालत का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, और इस पूरे मामले में राज्य सरकार भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर कोई डिस्प्यूट होता है, अगर कोई विवाद होता है, तो उसको लेकर किसान
को जिला प्रशासन के पास जाना पड़ेगा, वो अदालत नहीं जा सकता है। तो इस तरह से एक प्रकार से जो मैं समझता हूं कि इस देश में हर व्यक्ति को ये अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि कहीं भी अगर उसके साथ नाइंसाफी होती है। अन्ना द्रमुक से निष्कासित नेता वीके शशिकला आय से अधिक संपत्ति मामले में 4 साल की जेल की सजा काटने के कुछ दिन बाद सोमवार को तमिलनाडु लौटी, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और इसके साथ ही ये संकेत भी मिले कि सत्तारूढ़ दल, जिसका नियंत्रण कभी शशिकला के हाथ में था, उसके साथ उनका आमना सामना हो सकता है। हालांकि अन्ना द्रमुक शशिकला से किनारा करती हुई दिखाई दी और अन्ना द्रमुक ने यह कहा कि शशिकला का पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। और वहीं इससे पहले तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता के करीबी सहयोगी शशिकला करीब 10 बजे कर्नाटक से सटे तमिलनाडु के जिले कृष्णागिरी के अथोपल्ली पहुंची तो नाचते गाते उनके समर्थकों ने काफिले पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। और इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु से करीब 40 किलोमीटर दूर जिले के होसूर में देवी मरियम्मन मंदिर में पूजा अर्चना भी की। दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की हिंसा मामले में दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह को गिरफ्तार किया है। सुखदेव सिंह करनाल के गांव संगोहा का रहने वाला है और किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। और दिल्ली में 26 जनवरी के दिन लाल किले पर जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के दिल्ली पुलिस ने सुखदेव सिंह पर 50,000 का इनाम भी रखा था, जिसकी तलाश में पुलिस उसकी धरपकड़ में लगी हुई थी। लेकिन पुलिस ने सुखदेव को कल चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया और वहीं सुखदेव सिंह की गिरफ्तारी की खबर परिवार को भी लग गई है, जिसके बाद से परिवार की चिंता बढ़ गई है। हमारे को सिर्फ रात को ये 11 बजे फ़ोन 11:30 बजे आया, भी आपका ये सुखदेव सिंह हमने गिरफ्तार कर लिया है, हमारे पास दिल्ली है। बस तो क्या करोगे आप? बस आप कार्रवाई करवाएंगे, हम देखते हैं अब कहाँ है। जब आपको बताया नहीं क्या करें? बताओ, पता तो करेंगे, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो पता करना पड़ेगा कहाँ है वो। तो इसको क्या लगता आपको, इसमें क्या राजिश हो गई, कोई ना कुछ राजिश किया है। सुखदेव जी कोई उनके ऊपर कोई आपराधिक मामला? आज तक कोई अपराधी मामला नहीं था उन पे जी। लोगों की सेवा करते? हाँ बिल्कुल। तो आपको कोई भी उसकी आता पता कुछ नहीं दिया? मेरे को कुछ आता पता नहीं दिया आज तक। कितने बजे फ़ोन आया था? मेरे पर रात 11 साढ़े 11 बजे फ़ोन आया। क्या कहा? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। बस तो कौन कौन गिरफ्तार किए? 2 आदमी बताया, एक बंदी बताया, फिर मैंने उससे पूछा भी कहाँ है, बस कुछ नहीं बताया। तो जो ड्राइवर है वो कौन है? जो वो अपने ही है, रिश्तेदार है, रिश्तेदार है अपना। तो उसके बारे में कोई नहीं? उसके बारे में कुछ नहीं बताया। तो अब आप क्या चाहते हैं इसमें? पुलिस की क्या हो सकती है? चंडीगढ़ से गिरफ्तारी? पता नहीं, पुलिस बोले चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया, चंडीगढ़ के। राजधानी में सब्जियां फिर से महंगी हो गई हैं। सब्जियों में इस्तेमाल होने वाले प्याज तो लोगों को जमकर रुला रहे हैं। पिछले 15 दिनों से कीमत में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और पिछले दिनों तो थोक भाव में भी प्याज की कीमत 45 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई। आलम यह है कि पिछले 15 दिनों में प्याज की कीमत प्रति किलो 2.5 गुना तक बढ़ गई है। 20 रुपये प्रति किलो बिकने वाला प्याज इन दिनों फुटकर बाजार में 50 से 60 रुपये प्रति किलो तक बिक रहा है। हालांकि अगले 10 दिनों में भाव गिरने की उम्मीद है। पिछले साल गलवान घाटी पर चीन के रवैये और घाटी में हुई हिंसा के बाद भारत और चीन के बीच रिश्तों में तनाव बरकरार है। वहीं सीमा विवाद को लेकर के कई दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई भी नतीजा नहीं निकला है। चीन की सेना 3,488 किलोमीटर के वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दे रही है और भारत ने अब चीन और उसके सैनिकों पर निगरानी रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। भारत अब ड्रोन्स, सेंसर्स, टोही विमान और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के औजारों के जरिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की हरकतों पर पहले से ज़्यादा पैनी नज़र रखेगा। रक्षा मंत्रालय के एक सूत्र ने यह जानकारी दी है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के साथ 778 किलोमीटर लंबी नियंत्रण रेखा की तरह लगातार पैनी नज़र नहीं रखी जा सकती है। इसलिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर रियल टाइम जानकारी के लिए मौजूदा निगरानी प्रणाली को और भी दुरुस्त किया जाएगा। इसके अलावा इजराइल से 3 से 4
हेरॉन यूएवी को लीज पर लेने की भी योजना बनाई जा रही है और वहीं वायुसेना के लिए हमेकेश अटैक ड्रोन भी खरीदे जाने हैं। बता दें कि भारतीय सेना ने पिछले महीने एक भारतीय कंपनी के साथ 140 करोड़ रुपए की डील पर हस्ताक्षर भी किए। भारत में अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार की दुहाई देने वाले पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, ये किसी से छिपी नहीं है और अब खुद पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के बनाए आयोग ने अपनी रिपोर्ट में एक बार फिर से इसका खुलासा कर दिया है। आयोग की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के मंदिर कितने बदतर हालत में हैं। पाकिस्तान के डॉन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने हिंदू मंदिरों की स्थिति पर रिपोर्ट देने के लिए डॉक्टर शोएब सदल के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग गठित किया था। आयोग ने अपनी 7वीं रिपोर्ट 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट को दी है। रिपोर्ट में अफसोस जताया गया है कि वैक्यूई ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड हिंदुओं के अधिकांश प्राचीन धर्म स्थलों को संभालने में विफल रहा है। आयोग ने 6 जनवरी को चकवाल में कटस राज मंदिर और 7 जनवरी को मुल्तान के प्रहलाद मंदिर का दौरा किया था। रिपोर्ट में पाकिस्तान के 4 सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिरों में से 2 की जानकारी दी गई है और इनकी तस्वीरें भी रिपोर्ट में लगाई गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह कहा है कि विकासात्मक बजट के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 9,405 करोड़ रुपए के परिव्यय प्रस्तावित किए गए हैं। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आगामी वित्त वर्ष के लिए विधायकों की प्राथमिक बैठक को संबोधित करते हुए ये कही है और मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि विधायक प्राथमिक बैठकें अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि इनके माध्यम से निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी विकासात्मक प्राथमिकताओं को सरकार के सामने रखने का अवसर दिया जाता है। प्रदेश सरकार ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है और कोरोना महामारी के कारण 1 साल बर्बाद होने के बावजूद पिछले 3 सालों में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। बजट सत्र से पहले करने की एक व्यवस्था हमेशा से रही है और अब की बार भी आज विधायक दल की बैठक हुई। आज चंबा, ऊना और वहाँ के जिला की बैठक, सिरमौर जिला की बैठक आज हुई है। सभी माननीय विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का भी जिक्र किया, अपने क्षेत्र की प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया है और उसके साथ साथ में प्रशासन को भी हमने कहा कि विधायकों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए क्योंकि समस्या उनकी निजी नहीं होती है, वो क्षेत्र की एक मांग होती है और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते विधायकों से बेहतर उस क्षेत्र को दूसरा कोई नहीं जानता है। वहाँ की समस्याओं का समाधान कैसे हो उस दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका विधायकों की रहती है और हमने यही कहा है कि पिछले कंपैरिजन में जो कांग्रेस का 3 साल का कार्यकाल रहा है, उसके बाद हमारी पार्टी का जो कार्यकाल, हमारी सरकार का कार्यकाल 3 साल का रहा है, विधायकों की प्राथमिकताओं का समाधान जो है उसमें बड़े स्केल पर हुआ है। बजट प्रोविजंस भी पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हुई है। नाबार्ड के अंतर्गत हरियाणा के चरखी दादरी के गांव मकड़ाना स्थित सार्वजनिक मंदिर परिसर में ग्रामीणों और किसानों द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला को हल भेंट करके सम्मानित किया गया। इस दौरान अन्य दलों के सभी नेताओं और पदाधिकारियों के समक्ष मांग उठाई गई कि वो किसान आंदोलन को राजनीति का जरिया ना बनाए। इस दौरान अभय सिंह चौटाला ने उत्तराखंड त्रासदी में जान गंवाने वाले और किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी है। तो कहती है कि कोई कमी नहीं है और सरकार ने अपनी अपनी तरफ से बहुत सारे लोगों से इसका पक्ष रखवाया। अगर ये कानून सही होते तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें दखल नहीं देती, फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी मान लेती इस बात को कि जो कानून बनाए गए हैं बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर ये कहा कि 1.5 साल तक इसको कानून को जो रोक दिया जाएगा और एक कमेटी भी बना दी थी
कमेटी नए सिरे से लोगों से मिलकर के हमें रिपोर्ट करेगी। जो कमेटी के मेंबर थे वो शक के दायरे में थे, इसलिए कोई भी हिमाचल के सियासी गलियारों में एक बार फिर से गर्माहट आ गई है। बजट सत्र से पहले विधायक प्राथमिकताओं को लेकर के 2 दिन तक बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पहले दिन दोपहर तक चंबा, सिरमौर और ऊना जिलों में विधायकों के साथ बैठक हुई। उसके बाद मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिलों के विधायकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक से निकलने के बाद विपक्ष के नेता सरकार पर खूब बरसे। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने यह बताया है कि सरकार विधायक प्राथमिकताओं की बैठकों में महज खानापूर्ति कर रही है। विपक्ष के विधायकों की प्राथमिकताओं को कभी पूरा नहीं किया जाता। देखिए, विधायक प्राथमिकता की मीटिंगें शुरू हुई हैं और आज पहली मीटिंग थी और उसमें हम लोग गए थे। लेकिन हमारा ये मानना है कि विपक्ष के लिए ये बैठकें बिल्कुल औपचारिक हो गई हैं, रस्मी हो गई हैं और इनका कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं है ये। और ख़ास तौर पे हमने आज यहाँ पे मसला एमएलए के इंस्टीट्यूशन का भी मसला उठाया है। विधायक का इंस्टीट्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है और उसकी गरिमा जो है निरंतर गिराई जा रही है लगातार सरकारी तौर पे। और आज भी काफ़ी इस पे बात हुई है और मुख्यमंत्री जी ने टाइम एंड अगेन ये कहा है कि वो जो है एमएलए के इंस्टीट्यूशन को जो है मजबूत करना चाहते हैं, एमएलए की गरिमा को मेंटेन करना चाहते हैं, उनके कही हुई बात को ऑफिस अधिकारी माने, कर्मचारी माने। लेकिन वो साथ में ये भी कह रहे थे ये कोई उचित स्थान नहीं है जहाँ पे ये मसला उठाया जाए। लेकिन अगर एमएलए प्रायोरिटी जहाँ पे विधायकों का ही बात हो रही है, अगर ये उचित मंच नहीं है तो कौन सी। किसान नेता राजेवाल के हरियाणा सरकार को गिराने वाले बयान पर हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बड़ा हमला बोलते हुए ये कहा है कि अब किसान जत्थेबंदियों का एजेंडा पूरी तरह से सामने आ चुका है। किसान महापंचायतों में सिर्फ राजनीति हो रही है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस पार्टी भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात बार जोर से कह रही है, लेकिन बजट सत्र आ रहा है और बजट सत्र में सरकार और मजबूती के साथ निकलेगी, क्योंकि ये बाजू जो कांग्रेस पार्टी के बाजू हैं ये हमारे आजमाए हुए हैं। सरकार बहुत सुदृढ़ है। सरकार किसानों के कल्याण के एजेंडे पर काम करती है। आसपास कोई ऐसा राज्य नहीं है जो बाजरा खरीदता हो। हम खरीद रहे हैं कांग्रेस शासित राज्यों का बाजरा। गन्ने का 350 का भाव हम दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा अड़ोस पड़ोस में। टेल तक पानी हम पहुंचा रहे हैं, कोई नहीं पहुंचा रहा। सरसों हम खरीद रहे हैं एक एक दाना। 12,000 मुआवजा हम दे रहे हैं। जो जत्थेबंदियां लेके आए उनके यहाँ 8,000 मिलता है, वहाँ मुद्दा क्यों नहीं उठाते? गन्ने का भाव क्यों नहीं बढ़वाते? मक्का क्यों नहीं खरीदवाते? यहाँ आकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। अपने राज्य में किसानों के कुछ हक हुकूक ले लो। उत्थे हक हुकूक की लड़ाई नहीं लड़ते, इतने बयान देते फिरते हैं। तो इसलिए ये जो जिस प्रकार का है हर एक आदमी को समझ में आता है। आज दूर नहीं है, सबको सबके राज्यों की जानकारी अड़ोस पड़ोस की कि पड़ोस में क्या आ रहा है। क्यों नहीं कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान में बाजरा खरीदा गया? वहाँ का किसान यहाँ आके दौड़ता हुआ आ रहा था। तो ये जो किसान के हक हुकूक के मुद्दा है, ये हरियाणा में सबसे अच्छा है। किसी अड़ोस पड़ोस के राज्य में किसी में भी इतना अच्छा नहीं है और हरियाणा का किसान इसको बखूबी समझता है। जो जत्थेबंदी जो बयान दे रही है, जो राज्यपाल ने जो बयान दिया है कि एक धक्के में सरकार गिरा दो, हरियाणा वालों सहयोगियों पर दबाव बना दो। देखिए, यहाँ सहयोगी बहुत मैच्योर और बहुत मजबूत हैं। यहाँ सहयोगी ऐसे नहीं हैं कि इस प्रकार के किसी भी भाषण से या उससे प्रभावित होने वाले हों। 3 दिन पहले झालू में दिन दहाड़े एक रचित हत्याकांड के 5वें आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और रविवार को एसपी ने फरार आरोपी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। देर रात ही एसपी ने हल्दौर ने थाना प्रभारी और झालू चौकी प्रभारी समेत 5 सिपाहियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया था और सोमवार को रचित के हत्यारोपी 25,000 के इनामी आसिफ को झालू से गिरफ्तार किया गया, जबकि 4 आरोपियों को पुलिस पहले ही जेल भेज चुकी है। और गौरतलब है कि बिजनौर के हल्दौर थाना इलाके के झालू के बाजार में 3 दिन पहले दिन दहाड़े रचित नामक युवक की गोलियां बरसाकर की हत्या कर दी गई थी। रचित के 4 हत्यारोपियों को पुलिस ने मौके से उसी दिन ही पकड़ लिया था और वहीं हत्या का 5वां आरोपी आसिफ मौके से फरार बताया गया था।
पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही थी, लेकिन आसिफ को नहीं पकड़ पा रही थी। लगातार मृतक के परिजनों और बीजेपी नेताओं की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी और धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और आखिरकार सोमवार को पुलिस ने 5वें आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। बड़ा पापा ये आपका बेटा है, भतीजा है, इसका जो नाम लिया जा रहा है क्या नाम है? जीतने भी लिया, दुश्मनी में लिया, पुरानी रंजिश होगी, दोस्ती में रंजिश हो जाती, पूरा बाजार में आप सबको पूछ लिए, कोई कहने के लिए तैयार नहीं कि ये मौके पे था। सब जबकि बाजार बसा था, जुम्मे का दिन था, दुनिया थी वहाँ पूरा। निश्चित रूप से मैंने प्रशासन से, पुलिस से, खासतौर से पुलिस से मैंने कहा है कि आपको अपने व्यवहार में और सक्रियता लाने की जरूरत है और ये वास्तव में पुलिस के खिलाफ कार्रवाई हुई है वो इसी आधार पर हुई है। सरकार ने रिएक्ट किया, उसके आधार पर ये कार्रवाई हुई है। हमको ये अच्छा नहीं लगा कि पुलिस प्रशासन के लोग, सिपाही और दरोगा वहाँ खाली डंडा लेकर पहुँच गए। अगर उनके ऊपर वो हमला कर देते, क्योंकि उनके हाथ में 5 तमंचे थे, 4-5 तमंचे थे उनके हाथ में, अगर वो उनके ऊपर हमला कर देते तो तब क्या होता। इसलिए कार्रवाई जो हुई है ये हमारी प्रतिक्रिया स्वरूप ही हुई है। हरियाणा पुलिस में डीआईजी पद पर तैनात एक पुलिस अधिकारी को नशे में धुत होकर हंगामा करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब उसने नशे की हालत में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज के भाई को अपशब्द कह डाले। इतना ही नहीं, डीआईजी नशे में इस कदर चूर था कि उसने गृह मंत्री के भाई को जान से मारने तक की धमकी भी दे डाली। इसके बाद अब डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और वहीं घटना के बाद से ही वो फरार चल रहा है और डीआईजी की धरपकड़ के लिए पुलिस की लगभग आधा दर्जन टीमें भी जगह जगह पर छापेमारी कर रही हैं। देखिए, हमारे पास कल थाना में एक कपिल विज जी द्वारा एक लिखित शिकायत थाना में पेश करी गई थी, जिसके आधार पर हमने कार्रवाई करी है। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? देखिए, जो भी उनके द्वारा हमारे को शिकायत थाना में दी गई थी, जो उसके कंटेंट्स हैं उनके आधार पर जो धाराएं उन पर लगती थी उनके अनुसार हमने कार्रवाई की है। सर कुछ टीमें भी गठित की गई? हाँ, देखिए, हमारे इसमें इन्वेस्टिगेशन में और उनको राउंड अप करने के लिए 5 से 6 टीमों का गठन किया गया जो अपना काम कर रही है। किसके खिलाफ मामला? सोमवार को भटिंडा में मजदूर मुक्ति मोर्चा की ओर से पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल के ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया और इस धरने में महिलाएं भी शामिल हुई। इस मौके पर मजदूर मुक्ति मोर्चा के प्रधान का यह कहना रहा कि 8 महीने हो गए हैं, पंजाब सरकार हमारी मांगें नहीं मान रही है। जिस तरह से कॉरपोरेट घरानों के कर्जे माफ़ किए जा रहे हैं, उसी तर्ज पर खेत मजदूर के भी कर्जे माफ़ किए जाएँ। लगभग एक खेत मजदूर के सिर पर 20,000 से लेकर के 30,000 रुपए तक का कर्ज है, जिसे पंजाब सरकार की ओर से माफ किया जाना चाहिए। मैं यही कहना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ 8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅਡਵਾਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ 6 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਡੂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਧਰਨੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੀ ਕਰਾ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 24 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬਠਿੰਡੇ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। राजस्थान के शाहपुरा के निकट लुहाकना गांव में शहीद राजीव सिंह की मूर्ति का अनावरण समारोह आयोजित किया गया। मूर्ति अनावरण समारोह में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शिरकत की और मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान सेना के जवानों ने सलामी देकर शहीद राजीव सिंह को श्रद्धांजलि दी और समारोह के दौरान शहीद राजीव सिंह की वीरांगना और मां जैसे
श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची तो वे प्रतिमा से लिपट करके फूट फूट कर बिखरने लगी और ये दृश्य देख करके समारोह स्थल पर मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई और पूरा वातावरण गमगीन हो गया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान वीरों की भूमि है और यहाँ के वीर सपूतों ने देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। शहीद राजीव सिंह की शहादत पर हम सभी को गर्व है। पेट से जन्म लेता उसके बाद ही देश धर्म की रक्षा का संकल्प पूरे वातावरण में फैला हुआ महसूस करता है। हमारा जो भी सैनिक सेना में काम कर रहा है वो आप ये मानकर चलिए इतने बड़े जज्बे से, इतनी जिंदादिली से काम कर रहा है कि कभी उसने पीठ नहीं दी। यही कारण है कि हर युद्ध भारत जीता और मैं इतना कह सकता हूँ कि सैनिकों के प्रति जितना सम्मान भारत में है उतना सम्मान दुनिया में किसी कंट्री में नहीं है। और इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ का नौजवान राजस्थान का सेना में भर्ती होना बहुत पसंद करता है। मरने का जज्बा देश के प्रति यदि किसी स्टेट में सबसे ज़्यादा है तो वो इस राजस्थान की धरती पर है। और वो आज से नहीं, यहाँ ये परंपराएं फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार से लेकर आज तक कायम है, क्योंकि ये राजस्थान की धरती है। ये आन बान शान का प्रतीक है, क्योंकि ये धरती वीरों की धरती है। हर गांव में, यहाँ पर हर जाति में, हर धर्म में आपको सैनिक मिले। दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित बनीपुर चौक से अपने पति के साथ ऑटो में जा रही एक महिला से चालक और उसके दोस्त ने पति के सामने ही सामूहिक दुष्कर्म किया और बाद में आरोपी दोनों को बनीपुर चौक पर छोड़ करके फरार हो गए और पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। वहीं इस मामले में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि जिला अलवर के नीमराना निवासी महिला 5 फरवरी की रात को अपने पति के साथ चंडीगढ़ से रेवाड़ी पहुंची थी और बनीपुर चौक जाने के लिए पति पत्नी बस स्टैंड के पास से एक ऑटो में सवार हो गए और ऑटो में चालक के साथ एक अन्य युवक भी मौजूद था। बनीपुर चौक पर साधन न मिलने की वजह से चालक ने उन्हें ऑटो में ही नीमराना छोड़ने के लिए कहा और इस दौरान चालक नीमराना की ओर ले जाने की बजाय उन्हें जिले के नहचाना रोड स्थित एक सुनसान जगह पर ले गया और जब पीड़ितों ने उनसे गलत रास्ते पर जाने का कारण पूछा तो चालक और उसके साथी ने उन्हें चुप रहने की धमकी दी और पति को ऑटो में ही दबोच लिया गया। इसके बाद चालक और उसके मित्र ने बारी बारी से महिला के साथ पति के सामने ही दुष्कर्म किया और रात को 12 बजे उन्होंने दोनों को बनीपुर चौक पर वापस छोड़ दिया और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। उसमें भी एक महिला का था, उसमें प्रयास है कि खुल गया, उसमें थोड़ा क्लू है हमारे पास, तो उसमें नाम अभी मैं चाहता हूं कि ना हमको उजागर करें, उसमें भी जल्दी अरेस्ट हो जाएंगे। तो कहाँ से जा रहे थे, कैसे? इसमें जो शिकायत है वो ये थी कि रेवाड़ी से 3 व्हीलर में बैठे थे ये और नीमराना जा रहे थे और रास्ते में इस तरह की घटना हुई है ये। बाकी अभी वो मुलजिम और अरेस्ट होंगे क्योंकि ये दोनों बाहर के हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं और राजस्थानी जा रहे थे। ज़्यादा विस्तार से ये भी नहीं वर्णन कर पा रहे, थोड़े से भोले से ही हैं दोनों ही हस्बैंड वाइफ, तो उसमें 1-2 दिन में। हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट के संस्थापक और पूर्व मंत्री निर्मल सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर पहुंचकर किसानों का हालचाल जाना और 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 2 महीने से अभूतपूर्व आंदोलन चल रहा है और किसान नेताओं की खुले दिल से उन्होंने प्रशंसा की है। इस मौके पर निर्मल सिंह ने भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह मथाना समेत अन्य लोगों को भी पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है। इस मौके पर निर्मल सिंह ने यह कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था, जिसे वर्तमान बीजेपी सरकार ने पलटकर अब न जवान न किसान जय धनवान कर दिया है। और मैं आज किसान नेताओं को बधाई दूंगा और उन नौजवानों को भी जो बहुत ही समझदार और पेशेंस से जो चुनाव ये लड़ाई लड़ रहे हैं। किसान के सरकार की हर चाल से आप जो है वो आप जानते हैं, इतनी बड़ी साजिश रची गई थी लाल किले के में लोगों को भेजने की बाकायदा सुनियोजित ढंग से, तो वो भी जो है इनके कामयाब ना आई और आपके सब्र के बांध के सामने वो भी झुक गए। आगे भी सरकार ये मार खाएगी, आप डटे रहो, आप कभी अपने आप को अकेला मत समझना। एक एक बच्चा आपके पीछे खड़ा है। जो यहाँ किसान यूनियन के जो लीडर्स हैं, जो भी दिशा निर्देश यहाँ से जो है वो भेजेंगे, उसी के
पर चल के गांव में, हर खेत में नारा जो आप यहाँ नारे लगा रहे हैं, ये नारे आप उनकी आवाज़ आप तो सुनेगी। एक ही बच्चा आपके साथ है। एक बार फिर से आपको बधाई और आप सब जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान। कृषि कानूनों के विरोध में टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। रविवार को भी आंदोलन स्थल पर जहां किसानों की भारी भीड़ दिखाई दी, वहीं किसान सरकार के प्रति काफी उग्र नजर आया। किसानों ने पहले की तरह एक बार फिर से बहादुरगढ़ बाईपास से टिकरी बॉर्डर स्थित आंदोलन स्थल पर अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में बुजुर्ग किसानों के अलावा विकलांग किसान भी शामिल हुए। इस दौरान किसानों ने मृतक किसानों को 2 मिनट का मौन रख कर के श्रद्धांजलि दी और किसानों का ये कहना है कि जब सरकार नहीं मान रही है तो किसानों को आंदोलन अब और ज़्यादा तीखा करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अब समय आ गया है कि कृषि कानूनों के विरोध में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाए। आंदोलन स्थल पर बैठे बुजुर्ग किसानों का ये कहना था कि वो ज़मीन किसी भी सूरत में जाने नहीं देंगे, आंदोलन में ही अपनी जान दे देंगे, लेकिन कृषि कानूनों को रद्द करा कर के ही दम लेंगे। हम इन तीनों काले कानूनों की वापसी के लिए यहाँ ठहरे हुए हैं। जब तक हम वापस नहीं जाएंगे, जब तक ये कानून मोदी वापस नहीं करेगा, और हम महिलाएं जोर शोर से समर्थन देंगे, सहयोग देंगे, चाहे हमारे घर के काम छूटे ना छूटे। हमें न अबला समझे कोई, हम भारत की नारी हैं, कोमल कोमल फूल नहीं, हम ज्वाला हैं। जय हिंद। यूपी के इटावा में निजी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते एक महिला की प्रसव के दौरान दर्दनाक मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। इटावा में ऐसे तमाम निजी अस्पताल संचालित हैं जिसमें न तो वैध डॉक्टर बैठते हैं और ना ही उनके अस्पताल का सीएमओ के यहाँ से पंजीकरण है। इटावा के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अंतर्गत एक बार फिर से दिल को झकझोर देने वाली यह घटना रघुकुल हॉस्पिटल की है। इससे पहले भी ऐसी कई घटनाएं इस हॉस्पिटल में सामने आ चुकी हैं। इटावा में निजी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते आखिर कब तक महिलाएं अपनी जान गंवाती रहेंगी। 7 फरवरी की रात्रि में एक महिला एडमिट हुई थी जिनकी डिलीवरी हुई और आज दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास उनकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में जो परिजन हैं उनके द्वारा लिखित रूप से तहरीर दी गई है। उस तहरीर के आधार पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी इस हॉस्पिटल में मौत हो चुकी है, लगातार लापरवाहियाँ हो रही है, किस तरह से और कार्रवाई की है? क्या किसी को हिरासत में लिया गया है? अभी तहरीर इसकी प्राप्त हुई है और इसकी विस्तृत जाँच की जाएगी और जो भी इससे संबंधित जो दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोर से कठोर मामले की जांच में स्वास्थ्य विभाग की मदद ली जाएगी। बिल्कुल नहीं। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नए कृषि कानूनों को लेकर के केंद्र के खिलाफ किसानों में आक्रोश लगातार जारी है। किसान पिछले 75 दिनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर जमे हुए हैं और सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए किसान अब तरह तरह के नुस्खे आजमा रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक किसान कार के बोनट पर दिल्ली सॉन्ग पर जमकर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर जिस किसान का ये वीडियो वायरल हो रहा है वो झज्जर के किसान जितेंद्र बबला हैं। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में की गई ट्रैक्टर परेड के दौरान नांगलोई का वायरल ये वीडियो बताया जा रहा है। बता दें कि बबला जाट आरक्षण संघर्ष समिति के झज्जर जिला अध्यक्ष भी हैं। इस समिति ने किसान आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दिया हुआ है और टिकरी बॉर्डर, ढांसा बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर सहित सभी बॉर्डर्स पर पहुंच करके समिति की तरफ से समर्थन दिया गया है। और बदनाम न करें, आप ये झूठे हथकंडे न फैलाएं। आपसे विनती करते हैं कि अन्नदाता हर एक पूरे देश के अंदर जब कोरोना की बीमारी थी पूरे वर्ल्ड में, जब ये अन्नदाता नहीं आपकी डीजीपी को 4% ऊपर तक पहुंचाने का काम किया था, आप इनकी थाली को बेचकर तजूरी में करने का काम न करें। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप इनका दर्द समझें और इस आंदोलन को ख़त्म करवाएं। जैसे ही ये वापस आएंगे आपका धन्यवाद करते आएंगे। जैसे उस दिन तो हम मोदी तेरी तोप कड़ा लेके गए थे और अगर ये कानून आपने वापस ले लिए, एमएसपी कानून बना दिया, तो हम आपका धन्यवाद करते हुए दूसरा गाना बनवा के धन्यवाद करते हुए वापस आएंगे और अपने पंजाब वाले भाई हो चाहे उत्तराखंड के उनका स्वागत करेंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे। अभी मोदी ने हमारे दर्द को सुन लिया है और ठीक है, हम किसी की तख्तापलट करने के लिए नहीं आए। हमने ना कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, ना किसी और राजनीतिक पार्टी से मतलब। हम किसान का बीकानेर में 1 साल बाद नगर निगम की साधारण सभा सोमवार को शुरू हुई और बैठक शुरू होते ही कांग्रेस से पार्षदों ने सदर में काले कपड़े लहरा करके अपना विरोध दर्ज करवाया। इससे पहले महापौर ने जैसे ही शहर के विकास के लिए 377 करोड़ के बजट को पेश करने के लिए अपना संबोधन शुरू किया, तभी पहले से ही तैयारी करके आए कांग्रेसी पार्षदों ने शहर के विकास के मुद्दों पर चर्चा को लेकर के विरोध की रणनीति बना करके पहुंचे और सदन में काले कपड़े लहराने उन्होंने शुरू कर दी। फरीदाबाद में एक बार फिर से दबंगों की दबंगई सामने आई है, जहां पर पावटा गांव में सुबह दूध निकलवाने के लिए जा रहे व्यक्ति को पड़ोसियों ने घेर करके लाठी डंडों और चाकू से बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके बाद घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं पीड़ितों के मुताबिक इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब जब इस मामले पर जांच अधिकारी से पूछा गया तो मामले पर कुछ भी कहने से उन्होंने साफ मना कर दिया। ये दूध वाली बात थी। सुबह दूध कटवाने जा रहा था और इसको सुबह उन्होंने वाद लगाए बैठे थे, उन्होंने एकदम हमला कर दिया इस पर और 5-7 जने थे। इन्होंने बताया जब तक हम संभल पाते इन पर हमला करके भाग गए। तो क्या वजह रही है इस प्रकार जो हमला किया है आपके भाई को? इसमें इसकी वाइफ पे पहले गलत नज़र रखते थे और उसके दौरान इन्होंने गलत हरकत से फिर इन्होंने पहले समझाया बुझाया इसको, उसके बावजूद इन्होंने फिर नहीं माने। गांव में भी उसे 1-2 बार इसे बोल दिया गया भाई अब रहने दे, यहाँ से निकल जा, ठीक है तू अपने बाहर रह कहीं भी। ये फिर भी कल इसने आके हथियार वगैरह दिखा रहा था और पापा को अट्रैक्टिव हुआ है तो वो बाहर बैठे हुए थे, उनको गाली गुफ्तार दे के भगाई। तो हम फिर इसके पीछे भगे तो ये वहाँ से निकल गए। कौन है? उत्तराखंड में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटने की घटना के बाद ऋषि गंगा में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। इससे अलकनंदा नदी में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई और इस वजह से गंगा से सटे इलाकों पर अलर्ट जारी कर दिया गया था। गंगा घाटों पर पूजा पाठ, कर्मकांड और आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई थी। सोमवार की सुबह एक बार फिर से पटरी जिंदगी पर लौटने लगी और स्थिति सामान्य हो गई। एक बार फिर से गंगा में पूजा पाठ और स्नान करने लगे हैं लोग और गंगा जल का स्तर भी सामान्य बना हुआ है। आम लोगों ने अब राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि कल के अलर्ट के बाद गंगा तटों पर लगे होटल्स, लॉज और आश्रमों को सुरक्षा की दृष्टि से अलर्ट कर दिया गया था और राफ्टिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर भी रोक लगा दी गई थी। ऋषिकेश के टूरिज्म व्यवसाय पर एक बार फिर खतरे के बादल मंडराने लगे थे और ऐसे में सरकार का आपदा प्रबंधन मजबूत स्थिति में दिखा। कमोदी में ग्लेशियर टूटने की जो सूचना आई हुई है
हमारे उच्चाधिकारियों ने हमको आदेश किया कि जितने भी यहाँ पर गंगा किनारे जितने भी आवास हैं और जितने भी मजदूर किस्म के लोग रहते हैं उसे तत्काल प्रभाव से खाली कराया जा रहा है और यहाँ पर जल पुलिस और लोकल पुलिस की मदद से हम लोग यहाँ पर गंगा की घाट को खाली कराए। आप लोगों की तरफ से किस तरह की तैयारियाँ राफ्ट वगैरह की? हम लोगों ने यहाँ पर जल पुलिस बुला ली है और सभी लाइफ जैकेट हम लोगों ने पहन लिए हैं और जब तक हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं ऊपर पहाड़ के जितने भी पुलिस हैं उनसे हम संपर्क भी कर रहे हैं कि पानी की स्थिति हम जानना भी लगातार पड़ेगा। कब तक टूट जाएगा सर? स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज थाना सदर अंबाला छावनी में विभिन्न पुलिस चौकियों में तैनात पुलिस और होमगार्ड्स कर्मियों को वैक्सीन की डोज दी है। डॉक्टर योगिता का यह कहना है कि कोरोना वॉरियर्स की पहली लाइन में आने वाले पुलिस और होमगार्ड कर्मियों को आज कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई और डोज से पहले उन्हें किसी प्रकार की बीमारी की डिटेल पूछने के बाद वैक्सीन का टीका लगाया गया है। यदि किसी कर्मचारी को शुगर, हार्ट अटैक, बीपी सहित किसी तरह की बीमारी है उन्हें पहले दवाई देने के बाद डोज दी जाएगी। उन्होंने ये बताया कि वैक्सीन डोज के बाद सभी पुलिस और होमगार्ड कर्मी तंदुरुस्त महसूस कर रहे हैं और वहीं वैक्सीन की डोज लेने वाले सब इंस्पेक्टर जगपाल का ये कहना है कि कोरोना वैक्सीन का टीका लगने के बाद वो स्वस्थ हैं। हमारा पुलिस स्टेशन अंबाड़ा कैंट में इंजेक्शन लगाने वाली टीम आई थी तो उसके अनुसार अफसर अंबाला के आदेशानुसार और हमने सभी ने अपने अपने कोविड के संबंध में अपने अपने इंजेक्शन यहाँ लगवाए हैं और इंजेक्शन लगाकर तो किसी को कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई है। सब ने खुशी से इंजेक्शन लगवाए बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इससे कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है, कोई वो नहीं है। डॉक्टर आए हुए हैं, अगर किसी को पहले से कोई तकलीफ है उसको दवाई भी दे रहे हैं और इंजेक्शन लगने के बाद अगर किसी को कोई तकलीफ आती भी है उस संबंध में भी दवाई देते हैं भी। अगर कोई तकलीफ आती है तो दवाई ले लें, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। किसी से कोई डर नहीं है। दवाई ये तो एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल दवाई है। ये कोई किसी प्रकार का इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ओके जी। और ये सब उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर फटने के बाद से ही लोग दहशत में हैं और पूरे राज्य में हड़कंप सा मचा हुआ है। उत्तराखंड राज्य में आई इस आपदा के बाद उत्तर प्रदेश भी अलर्ट हो गया है। गंगा नदी में पानी बढ़ने की आशंका के चलते सुरक्षा की दृष्टि से यूपी में बिजनौर से लेकर के बनारस तक गंगा नदी के किनारे पर बसे शहरों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बिजनौर प्रशासन ने गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को घर खाली करके सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए वहाँ पर अपील की गई है, अनाउंसमेंट की गई है। और उत्तराखंड में गंगा किनारे बसे परिवार ने यूपी में शरण ली है। यूपी उत्तराखंड से सटे सबलगढ़ जैनुद्दीन की मज़ार पर लोगों ने शरण ली है। ये लोग बेचारे यहाँ आए जैनुद्दीन बाबा के चरणों में, तो यहाँ जो जैसे भी है मामला हम सब ने यहाँ व्यवस्था करी गई। इन लोगों को आराम की जगह मिली गई। कुछ लोग टीम में शिफ्ट कर दिए, कुछ इस तरह कर दिए और जो हम जैसा भी कुछ होगा इनकी मदद पर हम इंशाल्लाह तैयार। ये कहाँ से आए हैं ये लोग? ये आए जी उत्तरांचल की तरफ से, प्रशासन ने लोगों को यहाँ भेजा। अच्छा। गंगा किनारे पर ये लोग खेती कर रहे थे। चरखी दादरी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है और पहले चरण में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को कोरोना वैक्सीन दी गई थी और दूसरे चरण में फ्रंटलाइन पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीन दी जा रही है। चरखी दादरी में 1100 के लगभग पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीन दी जाएगी। पुलिस कर्मचारियों को वैक्सीन देने की शुरुआत पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने खुद वैक्सीन लगवा करके की है और इस दौरान पुलिस कर्मचारियों में वैक्सीनेशन को लेकर के भारी उत्साह भी देखने को मिला। कि आज जो है ये वैक्सीनेशन का आज पुलिस के आज डे था, तो मेरे सारा स्टाफ, जवान और ऑल रैंक्स सब आज वैक्सीनेशन करवा रहे हैं अपना, और मैंने भी अपना करवाया है। एंड मैं सभी से कहूँगा कि इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सभी अपना अपना वैक्सीनेशन करवाइए। इट्स ए सिंपल इंजेक्शन लाइक फ्लू शॉट, बस नथिंग एल्स। हाँ, आज जो अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगा रहे हैं हम, जैसे फर्स्ट फेज में तो अपन ने जो है हेल्थ वर्कर्स को लगाया था, अब अपन फ्रंट लाइन वॉरियर्स को लगा रहे हैं। और इसमें आज का जो पर्टिकुलर डे है, ये सभी अपने जो पुलिस डिपार्टमेंट हैं उन सब के हम 1100 कुछ बंदे हैं, तो उन सबको आज हम इम्यूनाइजेशन करेंगे। और हमने 6 बूथ बनाए हैं और इनका रेस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया सा आप लोगों ने देख लिया। लगभग सारे 90% तो अभी प्रेजेंट हैं
और बहुत एक्साइटेड है। एसपी साहब खुद सबसे पहले लगवाने के लिए आए हैं और इनके देखो देख सारे के सारे आए हुए हैं और किसी को कोई परेशानी फ़िलहाल नहीं है। अभी करीब 100-150 करीब लग चुके हैं और अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद ने राज्य के शासकीय और गैर शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के 10वीं और 12वीं की कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का ऐलान कर दिया है। उत्तराखंड 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन 4 मई से शुरू होगा और ये परीक्षा 22 मई तक खत्म हो जाएंगी। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाएं 2 शिफ्ट में आयोजित करवाई जाएंगी। 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, जबकि 12वीं की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगी। उत्तराखंड बोर्ड के मुताबिक कक्षा 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 3 अप्रैल से 25 अप्रैल 2021 तक होंगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं खत्म होने के बाद वार्षिक लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। और बता दें कि उत्तराखंड बोर्ड ने इस वर्ष बोर्ड परीक्षा की अवधि को कम रखने के उद्देश्य से बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन निर्धारित तिथियों पर 2 पालियों में कराए जाने का फैसला लिया है और सुबह की पाली में कक्षा 10वीं के विभिन्न पेपरों का आयोजन होगा और जबकि कक्षा 12वीं के विभिन्न पेपरों की परीक्षा दूसरी पाली में आयोजित की जाएगी। परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी। मध्य प्रदेश के इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के पास स्थित हाई लिंक सिटी में घुसे बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान दंपति पर हमला करके उन्हें घायल कर दिया था। डकैती को लेकर के कॉलोनी के रहवासियों ने थाने आकर के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही थी। हालांकि पुलिस भी आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर के हर संभव प्रयास कर रही है। एसपी महेश चंद्र जैन के अनुसार मामले में कुछ लोगों के नाम भी सामने आए, जिसको लेकर के पुलिस झाबुआ और धार में डेरा डाले हुए है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी भी होगी। एरोड्रम के घटनाक्रम में एडिशनल एसपी जोन 2 के नेतृत्व में एक टीम लगातार प्रयास कर रही है और उसी तारतम्य में धार झाबुआ भी टीम लगातार जा रही है और अभी भी वहाँ पर है, काम कर रही है। कुछ नाम सामने आए हैं, उनको वेरीफाई कर रही है। जैसे ही नाम सत्यापित होंगे। पिछले दिनों बादली हलके की एक खाप के प्रतिनिधि के खिलाफ दर्ज किए गए देशद्रोह के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। सोमवार को बादली हलके के विधायक डॉक्टर कुलदीप वत्स ने इस बारे में खाप प्रतिनिधियों का खुलकर बचाव करते हुए यह कहा है कि सरकार खाप प्रतिनिधि को अकेला न समझे। पूरी बादली हलके की जनता और कांग्रेस पार्टी खाप प्रतिनिधि के साथ है। बता दें कि यह खाप प्रतिनिधि ने अपने ट्रैक्टर पर तोप लगवा करके हमला करने की बात कही थी और उसी को लेकर के जिला पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया था। लेकिन सोमवार को यहां पर जिला मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में बादली हलके के विधायक अपने समर्थकों के साथ खाप प्रतिनिधि के पक्ष में खड़े हुए नजर आए। उन्होंने यह कहा कि यह एक तरह से सुनियोजित साजिश है और इसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। और बदनाम न करें, आप ये झूठे हथकंडे न फैलाएं। आपसे विनती करते हैं कि अन्नदाता हर एक पूरे देश के अंदर जब कोरोना की बीमारी थी पूरे वर्ल्ड में, जब ये अन्नदाता नहीं आपकी डीजीपी को 104% ऊपर तक पहुंचाने का काम किया था। आप इनकी थाली को बेचकर तजूरी में करने का काम न करें। हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप इनका दर्द समझें और इस आंदोलन को खत्म करवाएं। जैसे ही ये वापस आएंगे आपका धन्यवाद करते आएंगे। जैसे उस दिन तो हम मोदी तेरी तोप कड़ा लेके गए थे और अगर ये कानून आपने वापस ले लिए, एमएसपी कानून बना दिया, तो हम आपका धन्यवाद करते हुए दूसरा गाना बनवा के धन्यवाद करते हुए वापस आएंगे और अपने पंजाब वाले भाई हो चाहे उत्तराखंड के उनका स्वागत करेंगे, आपका भी धन्यवाद करेंगे। अभी मोदी ने हमारे दर्द को सुन लिया है और ठीक है, हम किसी की तख्तापलट करने के लिए नहीं आए। हमने ना कांग्रेस से मतलब, ना बीजेपी से मतलब, ना किसी और राजनीतिक पार्टी से मतलब। हम किसान का दर्द को समझते। पंजाब के पटियाला में फैक्ट्री एरिया से एक वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है, जहां के निवासी एक शख्स ने अपने ही घर के पालतू जानवरों पर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। घर के पालतू श्वान को मालिक द्वारा डंडे से पीटा जा रहा है और जब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एक सामाजिक संस्था हरकत में आई और पुलिस को सूचित किया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਨਹਿਤ ਸੇਵਾ ਸੰਮਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੇ ਡੌਗ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕਟਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। 3 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੋਂ ਪੱਪੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ आ गए, देख लिया। नगर कौंसिल चुनाव को लेकर के सोमवार को बीजेपी की ओर से नंगल के मेन बाजार में बीजेपी के पंजाब प्रधान अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में रैली का आयोजन किया गया था। इस रैली में पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन मोहन मित्तल और नगर कौंसिल चुनाव में खड़े बीजेपी के सभी उम्मीदवार शामिल हुए थे। लेकिन यहाँ बीजेपी की रैली के पास ही किसान आंदोलन के जत्थों में गो बैक अश्विनी शर्मा के नारे लगाए गए। बीजेपी मुर्दाबाद और किसान जिंदाबाद जैसे भी नारे लगाए गए। बीजेपी नेताओं का जमकर यहाँ पर विरोध किया गया। ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਭਾਜਪਾ ਗੁੰਡੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਲੰਗਰ ਸਾਡੇ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਰੰਭਿਆ ਮਾਰਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖੜੂਗਾ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਵੜੂਗਾ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਥੈਸ਼ੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਭੋਗ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਿੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਗੈਰ ਰੋਕ ਟੋਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 2 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, 5 ਸਾਲ ਚੱਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ बीजेपी ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ। ऐसा है प्रश्न ये है 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਐਂਡ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ करना चाहिए। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत की गई और इस मौके पर प्रदेश के गृह सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने फरीदाबाद पहुंचकर वैक्सीनेशन की शुरुआत की। इस दौरान फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर OP सिंह, जिला उपायुक्त यशपाल यादव समेत तमाम बड़े अधिकारियों ने वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर राजीव अरोड़ा ने यह कहा है कि प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। फरीदाबाद और गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन होना है और इसलिए उन्होंने फरीदाबाद पहुँच करके दूसरे चरण की शुरुआत की है। देखिए, ऐसे है कि जो हमारे जो अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उसमें फरीदाबाद एक मेजर डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स में पुलिस के वर्कर्स हैं, होम गार्ड्स हैं, रेवेन्यू के हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ की बहुत बड़ी है, तो इसलिए मैं फरीदाबाद खुद इसलिए आया हूँ कि जो टोटल हमारे जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं अदर फ्रंटलाइन वर्कर्स में फरीदाबाद गुड़गांव में एक बहुत सब्सटेंशियल नंबर उनका आता है। गुड़गांव में पहले भी जा चुका हूँ, तो फरीदाबाद मेरा आने का मकसद यही था कि यहाँ पर भी हम लोगों को मोटिवेट करें। और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ के डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ के पुलिस कमिश्नर, यहाँ के DCPs और अदर सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने खुद इनिशिएटिव लेके इस ड्राइव को यहाँ फरीदाबाद में शुरू किया है। ये पहला चरण चल रहा है, कब तक पूरा हो जाएगा? ये इनफैक्ट जो पहला चरण था वो तो हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स का शुरू हो चुका था। ये पूरी तरह से पेन फ्री है और एक बड़ी राहत का एहसास होता है कि आपके अंदर एक इम्यून सिस्टम जो है तैयार हो रहा है इसके खिलाफ, इन्फेक्शन के खिलाफ।
तो ये इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू डू, सबको करवाना चाहिए। प्रेरित कर रहे हैं बाकी अधीनस्थ पुलिसकर्मियों को, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं लिए बैठा हूँ, बाकी लोग भी ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रैदर ये प्रिविलेज है कि चूँकि ये फ्रंट लाइन वर्कर है और कोविड के मामले में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो इनको पहले दिया जा रहा है, तो ये प्रिविलेज हमारे लिए है, सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आधा घंटा हो गया, आपको कुछ महसूस कर रहे हैं? ना, बिल्कुल नहीं, थैंक यू। कितना पुलिसकर्मी होंगे जो लगेगा भी वैक्सीन? 4000 से ऊपर को फरीदाबाद में, बाकी 100% सबको लगेगा। अब अच्छा महसूस कर रहे हैं, बड़ा पेनलेस था और सब लोगों को करवाना चाहिए। हमारे प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो हमारे जो ACS हेल्थ हैं श्री राजीव अरोड़ा जी, उनके नेतृत्व में पूरी कोरोना की लड़ाई हमने लड़ी है और आज ये बड़ा सौभाग्य है कि वो हमारे बीच में है। चंडीगढ़ से इतनी दूर चलकर हमें मोटिवेट करने के लिए आए हैं, तो उनकी प्रेजेंस में कोविड शॉट लेना बड़ा अच्छा अनुभव है। प्रशासनिक अधिकारियाँ, DC हैं, आप जो बाकी डिपार्टमेंट हैं उनके भी कर्मचारियों को लगनी है, उनके लिए क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी लगवा ली है और बाकी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनका पिछले 3-4 दिन से वैक्सीनेशन चल रहा है और अगले 2 दिन के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पर या अधिकारी हैं पूरे ज़िले के अंदर, सभी वैक्सीन ले रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार ने ट्विटर से किसानों के विरोध प्रदर्शन के बारे में गलत सूचना और भड़काऊ सामग्री फैलाने वाले 1178 पाकिस्तानी खालिस्तानी अकाउंट को हटाने के लिए भी कहा है। ट्विटर ने अभी तक पूरी तरह से आदेशों का पालन नहीं किया है, ये जानकारी सूत्रों की ओर से दी गई है। और वहीं सरकार ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब कुछ दिनों पहले ही सरकार ने उसे 250 अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कहा था। इन अकाउंट के जरिए गलत सूचना फैलाने के साथ ही किसान नरसंहार जैसे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया गया था। ट्विटर को ताज़ा नोटिस पिछले हफ्ते गुरुवार को दिया गया था। देश में अब एक ऐसी तकनीक पर काम चल रहा है जो सड़क दुर्घटना के समय पुलिस और एम्बुलेंस को सबसे पहले खबर पहुंचाए। इस तकनीक को विकसित करने के पीछे का मकसद सड़क दुर्घटना के समय घायल को तुरंत इलाज दिलाना और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इसके लिए महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहा है। इस व्यवस्था में एम्बुलेंस GPS सुविधा से लैस होगी। मंत्रालय मौजूदा समय में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहा है और इसके लिए मंत्रालय देश भर के NIT और IIT जैसे इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ मिलकर के हादसों को रोकने पर योजना बना रहा है। जगमग योजना के तहत समूचे अंबाला क्षेत्र में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से 11,592 आधुनिक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम नगर परिषद की तरफ से तेजी से किया जा रहा है और ये सभी लाइटें पूरी तरह से स्मार्ट होंगी, जिसका कंट्रोल रूम से ही पता लग जाएगा कि कौन सी लाइट ख़राब है। हर लाइट की जानकारी के लिए नगर परिषद के कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा और नगर परिषद सचिव ने यह कहा है कि जल्द ही इस योजना के तहत अंबाला जगमग होगा और वहीं आम लोग भी इस योजना से काफ़ी खुश हैं। लोगों का ये कहना है कि बार बार ख़राब लाइट की शिकायत करने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। ठेका है वो अपना कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया गया है, जिसमें कि अपना ये नई LED लाइट्स लगनी है जगमग योजना के तहत, कि शहर के अंदर कहीं पर भी कोई भी एरिया कोना अंधेरे में नहीं रहेगा। मतलब एक जो जगमग की तरह मतलब इसको जो शहर है ये चमकेगा। और इसमें जो अपना 265 जो पैनल लगाए जाने हैं और एक पूरा इसका कंट्रोल रूम स्थापित होगा, जिससे कि उसमें अपना जनरेट पता चल जाएगा कि कौन सी लाइट कहाँ पे कोई बंद है, तो उसको ऑटोमेटिकली उसको वो जो उसको द्वारा ठेकेदार द्वारा ठीक कर दिया जाएगा। ये प्रोजेक्ट है जी आपका 18 करोड़ के आसपास इसका प्रोजेक्ट है और ये जो इसमें अंबाला सदर में जो टेंडर हो चुका है, इसको अब इसके 6 महीने रह गए हैं जो इसमें इसके अपना कार्य को इसने पूरा करना है ठेकेदार ने, और उसी कड़ी के तहत इसको कर रहा है। साहब ने जो स्मार्ट लाइट के बारे में फैसला लिया है, इसका लोगों को जगमग अंबाला के तहत योजना के तहत जो ये प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है 18 करोड़ रुपए का पूरे अंबाला कैंट के अंदर, इससे एक तो क्राइम के अंदर बहुत ज़्यादा बचत होगी लोगों को, और दूसरा जो अंधेरा होता है, अंधेरे का जो लाभ उठाते थे क्रिमिनल लोग, उससे बड़ा फायदा होने वाला है।
एक कहीं पर भी अंधेरा नहीं होगा। जैसे रेलवे स्टेशन से आम आदमी निकलकर अम्बाला कैंट में आता था तो रेलवे रोड के ऊपर बहुत खतरा होता था। विस साहब की मेहरबानी से ये खतरा अब टल गया है। अब रात को आधी रात को जब मर्जी आए, यानी अम्बाला कैंट के अंदर रोशनी ही रोशनी। जगमग अम्बाला के तहत। धन्यवाद। मैं रमेश कौशिक, हाउसिंग बोर्ड अम्बाला कैंट से। ये जगमग अम्बाला जो योजना है ये बहुत बढ़िया योजना है। इससे तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको अपनी कंप्लेंट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। ऑटोमेटिकली जब सब पता लग जाएगा कि कौन सी लाइट खराब है कौन सी ठीक है, वो अपने आप ठीक हो जाएगी। ये सबसे बड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी। और इससे खराब होती तो क्या करना पड़ता? अभी तो लाइट खराब हो जाती है, कई दिन तो कंप्लेंट नोट करानी पड़ती है। उसके बाद कोई फॉलो करता है नहीं करता है, फिर उसके चक्कर लगाने पड़ते हैं, फ़ोन करते हैं, कई बार फ़ोन मिलते नहीं है, तो इसलिए बड़ी परेशानी होती है। अगर ऐसा रहा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम से कम इससे तो क्राइम रेट बहुत कम हो जाएगा। जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं, स्मोकिए जो इधर उधर घूम। चलिए मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।